हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यकीन 2022 बैच। और यकीन 1 में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है। तो क्या आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, फटाफट से ओके लिख दो, है ना। लाइव लेने का रीजन क्या है बेटा, इस वाले लेक्चर में मुझे बेसिक चीजें करानी है। मतलब मैं प्रॉपरली चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी बेसिक चीजें करा रहा हूँ। हो सकता है आपको आती हो, पर मैं ये चाह रहा हूं कि आप, क्योंकि जेनेटिक्स एक कॉन्फिडेंस का चैप्टर है, मतलब वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आए तो गड़बड़ होती है, तो इसलिए मैंने लाइव लिया है। तो फटाफट से, है ना, ओके लिख दो, ठीक है। हाँ, सही है, ठीक है। कल मैं एक चैट में देख रहा था, एक बच्चे ने मतलब कमेंट लिखा हुआ था चैट में, मैं एक बार डिस्कस करना चाह रहा था। वो कुछ शेड्यूल को लेकर लिख रहे थे कि सर अभी हम क्या है, नीट जो है मई में होगा या जून में, पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। बेटा जब बैच लॉन्च हुआ था तो आपको कुछ डेट्स दी गई थी, ठीक है, उसी के अराउंड हम फिनिश करेंगे। मान लो मैं आपको रिवीजन के लिए 5 महीने दे दूं और आपसे कहूं कि आप 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो वो भी तो गलत अप्रोच है। अगर मैं जल्दबाजी में सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको, या आप जल्दबाजी में पढ़ोगे, तो भी तो आपको नहीं आएगा। आप मुझे बताओ, रिवीजन के ज्यादा समय के लिए मान लो मैं आपको कहूं कि नहीं, रिवीजन का आपके पास 6 महीने का समय होना चाहिए। अगर आप पहली बार में ही खराब पढ़ोगे तो फिर 6 महीने रिवाइज करके क्या करोगे? मुझे ये नहीं समझ में आया, ठीक है। हाँ, तो रिवीजन को लेकर पहले क्लियर अपने दिमाग में ये तो रखो कि प्लान क्या है। क्या हमने माइक्रोब्स में, आप अपने प्लानर में देखो, माइक्रोब्स में 3 लेक्चर लिखे हैं। हमने कितने में कराया? 2 में कराया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो प्लांट है, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में 7 लिखे थे, लगभग 6 के आसपास में हमने उसको कराया था। उसके अलावा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 3 लेक्चर थे, हमने 2 में कराए। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा कम टाइम में करा सकते हैं, ठीक है। आपको भी देखना है, आपको भी उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर जल्दबाजी में चैप्टर पढ़ जाओगे तो आपको आएगा नहीं, फिर रिवीजन से नहीं होना। वो क्लियर रखो, आप ये चीज समझ लो। रिवीजन करना तब पॉसिबल है ना जब आपको आता हो, ये तो समझो। हाँ, ये चीज समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल। अब जैसे मान लो मैं आपको जेनेटिक्स 3 क्लास में पढ़ा दूं और फिर मैं कहूं कि रिवीजन के लिए आपके पास 3 महीने दे दिए मैंने, करोगे क्या उसका? पर आप ये भी तो देखो ना, आप में से बहुत सारे बच्चे जो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान बांट रहे हैं, उसमें चैट में एक स्पेशल बच्चा है महामक्कार टाइप का, उसको सिर्फ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी कमेंट लिखनी होती है। मेरे को बड़ा उसमें खराब लगा उस बच्चे को। ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई तू मेन सिलेबस तो सही से पढ़, तेरा बैच कब स्टार्ट हुआ, मिनिमम पढ़ तो सही। अपने मान ले आज एग्जाम मई में ही हो जाता है, तो जितना पढ़ा उस पे देना, कट ऑफ नीचे भी तो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि फिर 680 जाएगी कट ऑफ। कट ऑफ क्या होती है? प्रिपरेशन लेवल होती है। जितना एग्जाम लेट होगा कट ऑफ ऊपर जाएगी। तुम्हें तो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कॉलेज मिलेगा ना, ये तो समझो। क्लियर है? हाँ, एक समय होता है बेटा, एक समय होता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन ही आएंगे मेरे पास से, मैं लाइव नहीं लूंगा। मैं सिर्फ लाइव लेने का कुछ पर्पस है, कई दिन से मैं चैप्टर्स कराए जा रहा हूं। मेरा प्लान आप समझ लो, फिर हम बात कर सकते हैं आगे। प्लान ये है बेटा, मैं आपको ये देख रहा हूं, जहां भी एक बड़ा चैप्टर मैं करा रहा हूं उसके साथ कोई छोटा चैप्टर जो आगे कराना उसको करा दे रहा हूं। दूसरा, उन छोटे चैप्टर्स को बार बार टेस्ट में डालूंगा। जैसे माइक्रोब्स जो है ना, वो हर एक टेस्ट में मैं डाल दिया करूंगा। उससे क्या होगा, आप उसको बार बार रिवाइज कर लोगे। तो छोटे चैप्टर्स हम ऐसे करेंगे, पर एक टाइम के बेटा, अगर आप मेरे से बोलो कि नहीं सर आप 15 मार्च तक सारा सिलेबस करा दो जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं, हम रिवाइज करेंगे, वैसा नहीं हो पाएगा बेटा। आप क्लियरली बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ना आप डीपीपी कर पाओगे, ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो वो भी तो खराबी हो गया ना। अभी आप 12th पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स के बड़े 2 चैप्टर बाकी हैं, तो जल्दबाजी में नहीं करा पाएंगे बेटा उसको। क्लियर है? हाँ, क्लियर। हाँ प्रदीप, शेड्यूल 8 बजे रहेगा। वो तरीका है, अगर लेक्चर रात में रिकॉर्ड होकर लगाया जाता है तो आप 8 बजे अपनी मर्जी से देख सकते हो। वो कुछ बच्चों को पता है कैसे देखना होता है ना। हाँ, ठीक है बेटा। हम लोग क्या करते थे मैं बताता हूं आपको। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़े हैं, आप सबको पता है कि हम लोग अगर पेपर मई में होता था, 2 मई 3 मई को होता था, तो हम लोग क्या करते थे, फैब लास्ट में सिलेबस खत्म करते थे, फैब लास्ट में, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल होते थे। आपको अगर नहीं पता है तो आप पता कर लो। मतलब सबसे लेटेस्ट, सबसे जल्दी हम लोग सिलेबस जो खत्म करते थे 20 फरवरी। तो बच्चों के पास 2 महीने 20 दिन का टाइम होता था, उसी में वो सिलेक्शन लेते थे। तो भाई अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उतना टाइम काफी है।
अब अगर आप ये बोलो कि नहीं सर 2 महीने हमें कम पढ़ेंगे, तो बेटा पढ़ेंगे तो 3 भी कम, ये समझ ले ध्यान से, 4 में भी नहीं होना तेरे से, ठीक है। अगर तू अभी ठीक से नहीं पढ़ेगा तो 4 में भी नहीं होना, ये ध्यान रखियो। हाँ क्लियर है बेटा? हाँ चलिए स्टार्ट करेंगे। आप पता करो, आप बिल्कुल, हाँ आप बिल्कुल पता करो, जहां पे हम लोग ऑफलाइन प्रॉपर पढ़ाते थे, जनवरी में सिलेबस नहीं खत्म होता था, 20 फरवरी या फरवरी लास्ट में खत्म करते थे, मार्च अप्रैल टेस्ट चलते थे, उसी में बच्चा करता था। तो आपको क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए भाई, बताओ? और फिर वो उनमें टेस्ट देते थे ना, ऐसा थोड़ी है कि वो जो 20 फरवरी तक सिलेबस किया उसमें पढ़ा नहीं उन्होंने, वो तब था जब 5 मई को पेपर हो रहा है। अभी तो बेटा वो नहीं आया एनटी की तरफ से नोटिफिकेशन, है ना? हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एनिमल किंगडम वो मैं शेड्यूल अपडेट कर रहा हूं, आज आपको अपडेटेड कर दूंगा। एनिमल किंगडम और मिनरल न्यूट्रिशन उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें क्लास को, ठीक है? हाँ मतलब एक अलग ही सजेशन, बेटा सजेशन मत करो, सिर्फ कॉपरेशन करो। तुम्हारे से सजेशन नहीं चाहिए, मुझे पता है कि कैसे कराना आपको। अगर मैं कम क्वेश्चंस करा गया किसी भी चैप्टर में तो मुझे पता वो बेसिक वीक रह जाएंगे, फिर आपको नहीं आएगा वो। रिवीजन करते रहो, फिर रिवीजन ही करते रहना, है ना? अगर मान लो, अगर जो बच्चे जल्दबाजी में पढ़ते हैं उनके बायो के मार्क्स आते हैं 290 360 में से, वो कंटिन्यूसली कहते हैं सर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। जब हम उनको ये कहते हैं कि तू मुझे ये बता बेटा तूने कौन से चैप्टर जल्दबाजी में पढ़े, तो वो 5-6 चैप्टर का नाम लेते हैं। हम उनको कहते हैं उनको दोबारा पढ़ आराम से, फिर मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सभी चैप्टर को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है ना? ठीक है, क्लियर है? सही है, ठीक है चलो। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि हमने आपको आज बेसिक्स कराने, तो सभी बच्चे समझो ध्यान से। सबसे पहले बेटा लेट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, बस 1-2 मिनट आपके लिए थे मैंने, ठीक है? हाँ क्लियर है? ध्यान से सुने अब जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स को कैसे पढ़ना है पहले सुनो ध्यान से। जेनेटिक्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। जब भी मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा होता हूं तो मैं 3 पार्ट में जेनेटिक्स को डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट वो होता है, ध्यान सुनेंगे, पहला पार्ट वो होता है जिसको मैं मेंडेलियन जेनेटिक्स कहता हूं, जहां क्रॉस के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जिसे मैं क्या बोलता हूं, मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो मेंडेलियन क्रॉस के क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्या होता है बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें मेंडेलियन क्रॉस हम लोग पढ़ाते हैं, बेसिकली मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये वाला। तो मेंडेलियन क्रॉस प्लस डेविएशन, पहले पार्ट में हम चैप्टर में ये चीज पढ़ाते हैं। मतलब हम इसे कहते हैं ये चैप्टर का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। मतलब इसमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर इससे क्वेश्चंस नहीं आते। मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, अगर मैं आपको मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा रहा हूं तो चांसेस कम है कि नीट में उससे क्वेश्चन आए। पर दिक्कत यह है कि अगर आपका यह पार्ट वीक रह गया, आपको क्रॉस बनाने समझ नहीं आए, तो आगे के दोनों पार्ट वीक रहेंगे। तो ये वाला पार्ट आपका काफी सारे क्वेश्चंस डिमांड करता है कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाओ। बुक्स में होते भी हैं और मैं नए नए तरह के क्वेश्चंस इसमें कराता भी हूं खुद से। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा इसमें काफी सारे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जिससे आपको जेनेटिक्स पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो पार्ट 1 है जिसमें हम मेंडेलियन क्रॉस पढ़ाते हैं और साथ में क्या पढ़ाते हैं, डेविएशन। डेविएशन का मतलब है को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील। ये वाला पार्ट जो है ये बेटा बेसिकली कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको जेनेटिक्स पे कॉन्फिडेंस चाहिए तो इसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग चाहिए होते हैं। क्लियर है? ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। मे भी क्वेश्चंस यहां से कम आते हैं। दूसरा पार्ट मेरे पास क्या आता है बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी आती है। क्रोमोसोमल थ्योरी वाला पार्ट आता है, उसके साथ आपका लिंकेज वाला पार्ट आ जाता है, और मैं चाहूं तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट भी रख देता हूं, है ना? सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट भी यहीं रख देता हूं। उसके अलावा पार्ट 3 में मेरे पास म्यूटेशन आ जाती है, पेडिग्री आ जाती है, ठीक है,
और इसके अलावा मेरे पास क्या आ जाता है बेटा, म्यूटेशन पेडिग्री के अलावा मेरे पास जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको जेनेटिक डिसऑर्डर से मिलेंगे। पर मैं रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर के ये दो पार्ट जो हैं इनमें ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा समय हमें इसी पार्ट में लगाना होता है। रीजन क्या है, यहां पे क्वेश्चंस कराने होते हैं। अगर जिस बच्चे को ये पार्ट अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसके बाद उसको इन पार्ट्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसी को हम अप्लाई करते हुए चले जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे मिलेंगे। क्लियर है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, पर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि जैसे लिंकेज से क्वेश्चन आ गया था 2020 का या 19 के पेपर में, 2 क्वेश्चन लिंकेज से थे। स्टर्टिवेंट का क्वेश्चन था और एक लिंकेज मैप का क्वेश्चन था। ऐसे ही मेरे पास पेडिग्री से क्वेश्चन आ जाता है, तो किसी से कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है। पर यहां हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन अगर मैं ये प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तो आपको ये वाले पार्ट्स आपके क्या रह जाएंगे, वीक रह जाएंगे। इसीलिए जो आज का पहला सेशन है मैं वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कि आपके जीन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, लोकाई क्या होता है, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, होमोलोगस, मतलब क्रोमोसोम किसे कहते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे, सारी चीज समझ आएगी। पर आपको क्या करना, पेशेंस से सुनना है। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपरली? बताओ जल्दी से बेटा। वेटेज क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते थे। रिसेंट ईयर में इससे 4 से 5 क्वेश्चन तक गए हैं। किसी किसी साल मतलब 5 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो ये चैप्टर का वेटेज, इसका और मॉलिक्यूलर बेसिस का वेटेज बढ़ गया है। एनिमल किंगडम में से कुछ कम हो गए हैं क्वेश्चन, और मॉर्फोलॉजी से जो कम हुए हैं वो यहां बढ़े हैं। ये क्लियर है, वो यहां बढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है यार। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, हाँ, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, वो क्रॉस वगैरह में बताऊंगा, नए नए तरीके सिखाऊंगा आपको। और मैं एक चीज और बताता हूं बेटा आपको, लाइफ में अगर आप बायो कंटिन्यू कर रहे हो तो बिना जेनेटिक्स के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं बनता। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लाइफ में बायो एज अ सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हो तो इवन जो मेडिकल के एग्जाम बनते हैं आगे, मान लो आपने डॉक्टर, आप मेडिकल कॉलेज में एंटर कर जाते हो, उनके भी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये वाली जेनेटिक्स मतलब डिसऑर्डर वाली ये यूज हो जाती है। तो बिना इसके क्वेश्चंस नहीं बनते, दिमाग में रखना आप, है ना। तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेटा बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स आज का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बेटा डीएनए क्या होता है। ध्यान से सुनो, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आपको ये आइडिया है, अगर आपको ये आइडिया है कि डीएनए हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से एक थ्रेड होता है जिसे आप न्यूक्लिक एसिड कहते हो। तो डीएनए हमारे पास एक सिंपल सा ऐसा एक थ्रेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड, इसे आप डीएनए कहते हो। तो डीएनए आपको पता होना चाहिए। डीएनए क्या है, एक तरीके का थ्रेड है, और इस थ्रेड में कितने स्ट्रैंड है? 2 स्ट्रैंड है। सर ये तो हमें आता है बेटा, आता है तो ध्यान से सुन जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं। अब क्या होता है, डीएनए को हम क्या करते हैं, कंडेंस करना स्टार्ट करते हैं। कंडेंस करने का क्या मतलब है, समझो ध्यान से। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलता हूं। मेरे पास ये सेल है, इस सेल की जो भी लेंथ है, मेरे पास ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर होता है, या 10 की पावर -6 म्यू मीटर बोल सकते हैं, या आप इसको कह सकते हो कि 10 की पावर -6 हमारे पास क्या है, ये इसका मीटर, ये साइज है इसका ना, ये साइज है इसका। अब मुझे इतने बड़े न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए रखना पड़ता है। मतलब 2 मीटर लंबा डीएनए मैं कितने बड़े न्यूक्लियस में रख रहा हूं, 10 की पावर -6 वाले न्यूक्लियस में रख रहा हूं। तो मैं डीएनए को ऐसे खोलकर नहीं रख सकता, मुझे डीएनए को कंडेंस करके रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डीएनए को कंडेंस करके रखना स्टार्ट करते हैं, तो हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और जब मैं क्रोमैटिन को और कंडेंस करता हूं तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे मैं क्या बोलता हूं, क्रोमोसोम बोलता हूं। जिसे मैं क्या बोलता हूं, क्रोमोसोम बोलता हूं। क्लियर है, ये समझो ध्यान से। तो डीएनए एक थ्रेड है जिसे आप न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। तो डीएनए मेरे पास एक धागा होता है डबल स्ट्रैंड, उसको कंडेंस करते हैं तो मेरे पास क्रोमैटिन बनता है।
और जब आप क्रोमेटिन को कंडेंस करते हो तो मेरे पास क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी सेल में, मैं अगर आपसे कहूं कि आपके स्किन सेल में डीएनए किस फॉर्म में दिखेगा, तो आप कहोगे क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्या मतलब हुआ, मीनिंग ये हुआ कि कभी भी आपको डीएनए ऐसे खुले हुए फॉर्म में नहीं दिखता। हमेशा हर एक सेल में डीएनए किस फॉर्म में होता है, या तो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है या क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। क्या आपको यह बात क्लियर है? डीएनए किस फॉर्म में मिलता है, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम? क्यों? क्योंकि जगह नहीं है रखने के लिए। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक सेल में डीएनए कितना लंबा है, 2 मीटर का। न्यूक्लियस कितना है, 10⁻⁻⁶। अगर इतनी जगह में रखना है तो आप सोचो कंडेंस करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। तो डीएनए की कंप्रेस फॉर्म क्रोमेटिन है और क्रोमेटिन की कंप्रेस फॉर्म क्रोमोसोम है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, तो क्या क्रोमेटिन में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है? नहीं, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या है, प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व हैं। और इसके अराउंड मेरे आसपास, इसके अराउंड मेरे पास आरएनए भी होता है। तो अगर आपसे कोई कहे क्रोमेटिन में क्या क्या चीज होगी, तो क्रोमेटिन में डीएनए तो है ही, साथ में प्रोटीन्स भी होती हैं, है ना। साथ में क्या होती है, प्रोटीन्स भी होती हैं, और साथ में क्या होता है, आरएनए भी होता है। सेम चीज क्रोमोसोम में डीएनए होता ही है बेटा, आरएनए भी होता है और साथ में प्रोटीन भी होती है। तो आपसे अगर कोई कहे, ध्यान सुने, आपसे अगर कोई कहे कि भाई जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, वो सिर्फ डीएनए होता है, बाकी क्रोमेटिन में डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स भी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि डीएनए सिर्फ अकेला डीएनए होगा, साथ में क्या होगा, मेरे पास प्रोटीन्स भी होगी और साथ में उसके आसपास आरएनए भी होता है। क्रोमोसोम में भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीनों चीजें इंक्लूड मानते हैं। क्या क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ, ये चीज समझ में आ रहा है? दूसरा, सेल के अंदर आप डीएनए नहीं देख सकते आसानी से, क्रोमेटिन भी मुश्किल से दिखता है, क्रोमोसोम आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप से विजिबल होता है। तो अगर आपको माइक्रोस्कोप से देखना है तो आप क्या देख सकते हो, सिर्फ क्रोमोसोम। ये बेसिक सी चीज आ गई। नेहा क्या मैसेज कर रही है बेटा? मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। हाँ ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। पहला चीज, आ जाओ जरा देखिए, पहला क्वेश्चन देखें एक बार, जीन का कॉन्सेप्ट भी देख ले, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ध्यान से देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या है, देखो इधर, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या है बेटा, एक एक बेसिक चीज से पढ़ेंगे। किस टाइम से चल रही है, यहीं से चल रही है। देखो इधर देखो बेटा, ध्यान से देखो, हम जीन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। मेरे पास ये डीएनए है, ये डीएनए बेटा, ध्यान से सुनो, ये डीएनए है। अब ये जो डीएनए का ये पार्ट होता है, ध्यान से देखें बेटा, आपको जीन नहीं पता तो मुझे बताना है। इतने बड़े पार्ट को मैं जीन बोल रहा हूं, इतने बड़े पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूं, जीन बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्या है, इसको कंडेंस करके क्रोमेटिन बनाया, और क्रोमेटिन को कंडेंस करके क्या बनाया, क्रोमोसोम बनाया। पहला सवाल मैं आपसे यह पूछूंगा कि डीएनए और जीन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैं आपसे यह अंतर जानना चाहता हूं। पहले तो समझो जीन क्या होती है, व्हाट इज जीन, ठीक है। एक सेकंड रुको, देखो जीन क्या है। जीन इतना बड़ा सेगमेंट है। ये जीन क्या करती है, एक आरएनए बनाती है। उस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, कुछ सवालों के जवाब मैं जानना चाहता हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीन एंड डीएनए। जीन और डीएनए में अंतर बताओ पहले तो। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इज जीन लोकेटेड ऑन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। इस कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपकी क्या सोच है, क्योंकि इसके बिना आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे नहीं। सबसे पहले व्हाट इज जी डिफरेंस बिटवीन जीन
डीएनए का स्मॉल यूनिट, ठीक है। ऑल जीन्स आर डीएनए, नॉट ऑल, बट ऑल डीएनए नॉट जीन। जीन इज सब यूनिट ऑफ डीएनए। मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, जीन को एक बार जरा समझने की कोशिश करते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको यह कहता हूं कि मान लो आपके घर में फैन है। फैन क्या है? स्ट्रक्चर है। हवा क्या है? फंक्शन है। समझो, सोचो इस बात को। जैसे जो फैन आपके घर में है, फैन तो एक स्ट्रक्चर है, उससे जो हवा लग रही है वो क्या है? वो क्या है? उसका फंक्शन है। क्लियर है? सही है? ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं तो मैं कहूंगा डीएनए क्या है? स्ट्रक्चर है। जीन उसका फंक्शन है। मतलब जीन क्या होता है बेटा? जीन वो सेगमेंट होता है जो प्रोटीन बना रहा है। इसका मतलब ये सेगमेंट कोई काम कर रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई जीन डीएनए ही होती है, लेकिन जीन देखो, जीन जो है वो डीएनए होती है, जीन डीएनए की बनी होती है। तो डीएनए है वो कैसे? डीएनए है कैसे? केमिकली। डीएनए है कैसे बेटा? केमिकली डीएनए है। तो जीन इज डीएनए केमिकली, है ना। बट हम ये बोलते हैं कि डीएनए क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। डीएनए एक तरीके से क्या है? स्ट्रक्चर है। जीन होना क्या होता है? फंक्शन होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है बात आपको? मतलब क्या हुआ कि डीएनए का वो सेगमेंट अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, तब उसे हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। तो कोई भी ऐसा डीएनए, जरूरी नहीं है इतना बड़ा, हो सकता है पूरा ले लूं, बड़ी जीन भी हो सकती है। तो जीन किसी भी डीएनए की फंक्शन वाली बात है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फैन। फैन स्ट्रक्चर है, हवा उसका फंक्शन है। क्या मैं फैन में से हवा निकाल सकता हूं, हटा सकता हूं? नहीं। ऐसे ही मैं जीन, डीएनए में से जीन नहीं हटा सकता। अगर मुझे जीन हटानी है तो डीएनए को काटना पड़ेगा, मतलब उतने बड़े डीएनए को ही हटाना पड़ेगा। तो डीएनए जीन हो सकता है, लेकिन जीन होना उसका फंक्शन है। डीएनए है वो उसका स्ट्रक्चर है। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? सही है। मुझे बेटा आपके बेसिक ठीक करने जेनेटिक्स पढ़ाने से पहले, क्योंकि मैं मजबूर हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा आपको जेनेटिक्स पढ़ाने में, क्योंकि मुझे आपके मतलब बेसिक ठीक करने, जो मैं 10th क्लास के बच्चों को भी बताता हूं। मैं पढ़ाता था बहुत पहले, मतलब छोटी क्लासेस को जाके मुझे मजा आता था, तो वहां पर मैं ये छोटी छोटी बातें बताता था कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कुछ बच्चे कह रहे सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन, बहुत बड़ी जीन भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी सेगमेंट हो, है ना। पर मैं ये समझ पा रहा हूं कि डीएनए स्ट्रक्चर है, जीन उसका फंक्शन है। क्या मैं हवा हटा सकता हूं पंखे में से? नहीं, वो तो फंक्शन है ना उसका, कैसे हटा सकते हो? उसके लिए आपको फैन ही हटाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको पूरा डीएनए हटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? सही है। तो पहली बात हमने यह सीखी कि जीन जो होता है एक फंक्शनल एस्पेक्ट है, काम करने वाली बात है, और डीएनए जो होता है स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूं, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए या डीएनए का कोई भी ऐसा पार्ट अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम जीन कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं जीन और डीएनए में फंक्शन बता दिया हमने, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो डीएनए है यही क्रोमेटिन बना रहा है और यही क्रोमोसोम बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब ये हुआ जीन क्रोमेटिन पर भी होगी और क्रोमोसोम पर भी होगी। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमेटिन एज वेल एज क्रोमोसोम। क्यों लोकेट होगी? क्योंकि इसी ने क्या बनाया बेटा? क्रोमोसोम। देख, आप सोचो इस बात को, क्योंकि डीएनए ने ही क्रोमेटिन बनाया है और क्रोमेटिन ने ही क्रोमोसोम बनाया है। तो जीन डीएनए पर है तो फिर इस पर भी होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या क्रोमोसोम से जीन हटा सकते हो? नहीं, तुम्हें डीएनए हटाना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं? हां, क्लियर है? क्या क्रोमोस, कई बार हमें ऐसा लगता है यार देखो इस पे आई कलर की जीन है, इसको निकालो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो डीएनए जो फोल्ड होके यहां आया ना वही जीन है। आप ऐसे निकाल नहीं सकते क्रोमोसोम से जीन। ये समझ में आ रहा है? आपको डीएनए काटना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कम कंडेंस होता है क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम ज्यादा कंडेंस होता है। मेरी बात समझना ध्यान से, जीन हमेशा फंक्शनल होती है इस एस्पेक्ट में जब डीएनए खुला हुआ होता है।
क्योंकि उसे आरएनए बनाना है। तो मैं अगर आपसे बोलूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं आपसे बोलूं जीन कहां प्रेजेंट हो सकती है, इस पे भी हो सकती है, इस पे भी हो सकती है, इस पे भी हो सकती है, पर उसको फंक्शन करने के लिए आरएनए बनाना, डीएनए खुला हुआ चाहिए। तो क्रोमेटिन पे से बना सकता है या ये टोटल खुले हुए डीएनए से। इतनी चीज क्लियर है? हाँ, मैं हमारे पास दो तरह का डीएनए होता है, ध्यान सुनेंगे, दो तरह का डीएनए होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इधर देखें बेटा, मैं अगर यहां पे थोड़ा सा और क्लियर जाता हूं, देखो अब आपके पास अगर आपका मान लो ह्यूमन का डीएनए है, ये ह्यूमन का ये टोटल डीएनए है, ध्यान से सुनना बेटा, ह्यूमन का ये टोटल डीएनए है। अब मैंने कह दिया आपको कि ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये भी जीन है, मान लो ये सब जीन है, ये जीन है, तो जीन फंक्शनल पार्ट हो गया। कुछ ऐसा डीएनए होता है जो जीन नहीं होता, नॉट जीन। तो इसका मतलब ये हुआ, आप समझो ध्यान से, तो सम डीएनए इज ओनली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, और कुछ डीएनए क्या होता है बेटा, फिर कुछ डीएनए जीन होता है। तो अगर मैं लिखूं टोटल डीएनए ह्यूमन का, अगर मैं बात करता हूं टोटल डीएनए ऑफ ह्यूमन, एक सेल का, ह्यूमन सेल का, वो दो तरीके का होता है। एक वो जीन हो सकता है, दूसरा हो सकता है नॉट जीन। क्या कैसा है, स्ट्रक्चरल पार्ट है ना। तो सारा डीएनए जीन नहीं होता, स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। अब मुझे बताओ कि ये वाला जो डीएनए है, इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, नॉन कोडिंग बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन कोडिंग, क्योंकि ये जीन ही नहीं है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, कोडिंग। इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मतलब कुछ बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है। अब मुझे सोच के बताओ, ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो क्या अगर इस पर म्यूटेशन कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जीन तो नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए में कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जो जीन नहीं है, जो बेसिकली क्या है, कुछ और काम कर रहे हैं। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बेटा हमारे पास फाउंडेशन होती है, पिलर होते हैं, ठीक है। क्या वो उसमें कोई रह रहा है क्या, पिलर में नहीं रह रहा, ठीक है। फाउंडेशन में कोई रह तो नहीं रहा, फाउंडेशन में आता नींव में कोई रह तो नहीं रहा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट तो है, स्ट्रक्चर पार्ट है वो। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है ना। चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं आपके लिए, देखो बेसिक्स कराने फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली न्यूक्लिक एसिड? क्या आप कर सकती हो क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली न्यूक्लिक एसिड? मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, हमारी जो ह्यूमन का सेल होता है उसका जो टोटल डीएनए है, सारा का सारा डीएनए जीन नहीं होता। कुछ पार्ट जीन होता है, कुछ स्ट्रक्चरल रोल रखता है। स्ट्रक्चरल मतलब जो नॉन कोडिंग होता है। नॉन कोडिंग का मतलब कोई काम नहीं कर रहा है उस तरीके से, मतलब फंक्शन वाला काम नहीं कर रहा पर स्ट्रक्चर बना रहा है। स्ट्रक्चर मतलब एक तरीके का स्ट्रक्चर का काम कर रहा है, वो है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ओनली न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और अगर न्यूक्लिक एसिड वर्ड बोल दे तो फिर ये सारे हो सकते हैं। अच्छा ये देखो बेटा, आपके पास ये डीएनए है, इस डीएनए को कंडेंस करोगे क्रोमेटिन आएगा, है ना। और ज्यादा कंडेंस करोगे तो कंडेंस वाला क्रोमेटिन, फिर क्रोमोसोम बना रहे हैं, तो ये डीएनए हो गया। कम कंडेंस वाले को यू क्रोमेटिन कहते हैं, और ज्यादा कंडेंस वाले को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, क्रोमोसोम आ जाता है। क्या ये क्लियर है? ये क्रोमोसोम आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया आपके पास, डीएनए आ गया। जीन इज केमिकली, जीन केमिकली क्या होती है, डीएनए होती है। देखो जीन तो डीएनए पर भी है, क्रोमोसोम पे भी है, क्रोमेटिन पर भी है, पर जीन सिर्फ डीएनए होती है। कभी वो मतलब हम ह्यूमन की बात करें तो आरएनए, प्रोटीन वगैरह नहीं हो सकती। तो दोनों का आंसर फर्स्ट आएगा, सेकंड का भी फर्स्ट आएगा बेटा, थर्ड कैसे आ जाएगा? जीन डीएनए पर है, क्रोमेटिन पे है, क्रोमोसोम पे, ट्रू, पर उसका वही पार्ट जीन की तरह काम करता है जो डीएनए वाला पार्ट है। प्रोटीन तो खाली उसको फोल्ड करने में मदद करती है डीएनए को, वो ऐसा थोड़ी जीन का काम कर रही है। भाई क्रोमेटिन में प्रोटीन होती है, लेकिन प्रोटीन का काम है डीएनए को फोल्ड करवाना।
क्योंकि जीन वाला काम सिर्फ डीएनए वाले पार्ट पर होता है। क्लियर है? अरे समझ में आ गया नहीं आ गया? तो जीन इज केमिकली क्या है? डीएनए है। सही है? क्लियर हो गया? तो जीन हमेशा केमिकली क्या होती है? डीएनए होती है। वायरस होते हैं जिसमें जीन आरएनए हो सकती है और किसी में नहीं होती। हाँ, डीएनए विदाउट जीन इज नॉट यूजलेस, स्ट्रक्चरल पार्ट है ना भाई। ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उनकी जीन तो आरएनए की बनी होगी। सोचो, यहां तक क्लियर है? हां, छोटी छोटी बातें बेटा जो आप गड़बड़ करते हो। आओ जरा, कॉन्सेप्ट सेकंड है। मैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल में जा रहा हूं, वहां डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा और यहां पे आपको समझना पड़ेगा। आपको बेटा मैंने बहुत आराम से सारा पढ़ाया था। अलग अलग फेजेस होते हैं। एक एम फेज होता है, एक G1 फेज होता है, एक एस होता है और एक G2 फेज होता है। ठीक है, समझो ध्यान से। ये फेज होता है। अब इसके अंदर जो डीएनए है वो किसकी फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। डीएनए किसकी फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। ये पढ़ा था कि नहीं पता? याद करो। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ये वाला फेज है G1, S और G2 में डीएनए हमारे पास किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन में। ठीक है, क्लियर है? पहले सुन लो, पूरी बात सुन तो लो, आपको समझ आ जाएगी सारी बात। ध्यान से सुनना बेटा। देखो, G1 फेज आपको क्या होता है? ध्यान सुनेंगे। जब सेल डिवाइड करके दो सेल बनते हैं तो ये सेल किस फेज में आ जाते हैं? G1 फेज में आ जाते हैं। अब ये सेल ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसे G1 फेज में ग्रोथ हो रही है, तो मेरे पास ये डीएनए है। तो आपको याद रखना है कि G1 फेज में डीएनए ऐसा खुला हुआ नहीं होता। वो किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। आपको ये चीज क्लियरली दिमाग में बैठानी है कि किसी भी सेल में डीएनए की फॉर्म में पूरा खुला हुआ नहीं होता। वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। ये देखो, मान लो आपके पास G1 फेज में डीएनए किस फॉर्म में है? क्रोमेटिन की फॉर्म में है। और आपको पता है कि इसमें मेरे पास जीन भी है। तो एक जीन ये रही, देखो, एक जीन मान लो ये रही, एक जीन ये रही, एक जीन ये रही। तो अगर मुझे इससे प्रोटीन बनानी होगी, आप समझना मेरी बात, मुझे क्या करनी होगी? प्रोटीन बनानी होगी। तो मैं उतने डीएनए को खोल लूंगा जितने की मुझे प्रोटीन बनानी है, बाकी मैं बंद रखूंगा डीएनए को। मतलब क्या हुआ? जैसे डीएनए मेरे पास किस फॉर्म में है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। मेरे पास यहां भी जीन है, यहां भी क्या है? जीन है। यह भी मेरे पास जीन है। मुझे इस वाली जीन से प्रोटीन बनानी है, इस वाली जीन से प्रोटीन बनानी है। समझो इस बात को। देखो इधर बेटा, ध्यान से देखो। डीएनए किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। ये रही जीन। मुझे इस वाली जीन से प्रोटीन बनानी है, तो मैं सिर्फ इतने डीएनए को खोल लूंगा। तो यहां पर मैंने डीएनए को ओपन कर लिया, बाकी जगह वो कैसा रहेगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास, पहले समझो पूरी बात, आपके पास मान लो ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। तो सभी तरह के सेल में जिसमें न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट होता है, डीएनए हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट होता है बेटा। डीएनए हमारे पास ऐसे कंडेंस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। इस तरीके से क्रोमेटिन की फॉर्म में है। हम क्या करते हैं? जोन सी जीन से मुझे प्रोटीन बनानी, मान लो ये यहां पर एक जीन है, इससे मुझे प्रोटीन बनानी है, तो मैं क्या करता हूं? यहां वाले डीएनए को थोड़ा सा खोल लेता हूं, सिर्फ इतने डीएनए को खोल लेता हूं, क्योंकि जीन तभी काम करेगी जब डीएनए खुला हुआ होगा। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर आप ध्यान से सोचो, जो कंप्लीट डीएनए है, कंप्लीट डीएनए किसकी फॉर्म में है? क्रोमेटिन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है बेटा? क्रोमेटिन की फॉर्म में। आप कितना खोलोगे? सिर्फ जिससे प्रोटीन बनानी है। मान लो मैं कहता हूं टोटल 2000 जीन है, अभी मुझे 5 जीन से प्रोटीन बनवानी है, तो उतनी 5 जीन वाले रीजन को ही थोड़ा सा खोल लेते हैं, बाकी का सारा क्रोमेटिन की फॉर्म में रहता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं जीवन में डीएनए किस फॉर्म में रहेगा? क्रोमेटिन। जिस भी पार्ट से आपको थोड़ी भी प्रोटीन बनानी है, तो क्रोमेटिन का उतना हिस्सा खोल लिया जाता है, बाकी वो अपना लपेटे रहते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, तो मैंने यहां क्या कर दिया? स्मॉल पार्ट को ओपन कर लिया। ओपन कर लिया किस फॉर्म में?
इन फॉर्म ऑफ डीएनए, और इसी से आप क्या बना रहे हो, इसी से प्रोटीन बना रहे हो। प्रोटीन कैसे बना रहे हो, डीएनए से आरएनए बनाओगे, आरएनए से प्रोटीन। तो आपको ये क्लियर हो गया। तो जीवन फेज में डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। जरूरत पड़ने पे जहां जहां जीन है और जिस जिसकी जरूरत है उसको खोल लेते हैं। अब मुझे बताओ, एक कंडेंस डीएनए है जिसे यू क्रोमेटिन कह रहे हैं, और उससे ज्यादा कंडेंस है हेट्रोक्रोमेटिन। जो कम कंडेंस है और ज्यादा कंडेंस है, किसको खोलना आसान है, यू क्रोमेटिन को। इसलिए मैक्सिमम जीन वहां होती हैं जो यू क्रोमेटिन में होता है। मेरी बात समझो, आपके पास एक बहुत लंबा डीएनए है, उसको आपने कंडेंस करके क्रोमेटिन बना दिया। एक हिस्सा कम कंडेंस है, एक ज्यादा कंडेंस है। कम वाला यू क्रोमेटिन कहलाता है, ज्यादा वाला हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। कम कंडेंस को खोलना आसान है ना, तो इसीलिए मैक्सिमम जीन यू क्रोमेटिन वाले हिस्से पर आती हैं। हेट्रोक्रोमेटिन पर जीन कम आती हैं या नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कंडेंस है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए खोलना ही पड़ेगा। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताओ, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? कि आपको यह समझ में आना चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को खोलना पड़ता है। ज्यादा कंडेंस कौन है, हेट्रोक्रोमेटिन। कम कंडेंस कौन है, यू क्रोमेटिन। किसको खोलना आसान है, यू क्रोमेटिन को खोलना आसान है। तो मैक्सिमम जीन कहां होगी, यू क्रोमेटिन में। बताओ, क्लियर है? तो अगर आपसे सवाल आता है, अगर आपसे नीट में क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपसे नीट में क्वेश्चन आ जाए बेटा, ध्यान सुने, कि मैक्सिमम जीन, देखो ये क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम जीन इज लोकेटेड ऑन ए क्रोमोसोम, अच्छा एक चीज और, genes are mostly present on a euchromatin, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे अब तो। B heterochromatiन, C क्रोमोसोम, D मान लो कुछ और लिख लेते हैं, क्रोमेटेड लिख देते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से आप, इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपके पास खुला हुआ डीएनए है तो इसके से प्रोटीन बनाना ज्यादा आसान है। ये यू क्रोमेटिन है और ये वाला हेट्रोक्रोमेटिन है, और फिर इससे क्रोमोसोम बना है जो ज्यादा कंडेंस है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज डीएनए, दिस इज यू क्रोमेटिन। पूरी बात अगर आप समझ गए तो कहानी सेट एकदम। एंड दिस इज हेट्रोक्रोमेटिन, और ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, ये क्रोमोसोम बन गया। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में कंडेंसेशन बढ़ रही है? अगर आप ध्यान से देखो, कंडेंसेशन इंक्रीज हो रही है। इधर क्या हो रही है, कंडेंसेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं देखूं यहां पर पॉसिबिलिटी टू मेक प्रोटीन, वो डिक्रीज हो रही है कि नहीं? डीएनए से प्रोटीन बनाना आसान है, फिर यू क्रोमेटिन से बना सकते हो। हेट्रो से और मुश्किल है, क्रोमोसोम से और मुश्किल है। तो आप ये चीज समझो ध्यान से, क्रोमोसोम से प्रोटीन नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो बहुत कंडेंस डीएनए है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन सबसे कंडेंस है। नहीं, हेट्रो से भी ज्यादा क्रोमोसोम कंडेंस होता है। तो धीरे धीरे पॉसिबिलिटी टू मेक प्रोटीन डिक्रीज कर रही है और मेरे पास कंडेंसेशन इंक्रीज कर रही है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? क्रोमोसोम में जीन कम नहीं हुई। मैं नंबर देखो, मैं इसलिए इसको लिखने में हिचकिचा रहा था, मुझे पता है तो नंबर काउंट करोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं सब में सेम है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जीन्स आर मोस्टली, या मैं लिख सकता हूं एक्टिव जीन लिख लो, सिर्फ जीन मत लिखो, एक्टिव जीन्स आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन, एक्टिव लिख लो। एक्टिव मतलब विच कैन मेक प्रोटीन, जो प्रोटीन बना सकती है।
वो जीन्स हमारे पास किस पे ज्यादा होंगी? यू क्रोमेटिन पे। ठीक है बेटा, सवाल सही है जिस बच्चे ने पूछा है, पर हम नंबर नहीं कह रहे हैं, यहां पर हम एक्टिव जीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बाकी में जीन है पर वो एक्टिव नहीं है, प्रोटीन नहीं बना सकती, कंडेंस हो गई हैं। हाँ क्लियर। अगर ऑप्शन में डीएनए हो तो डीएनए मार्क करेगा बेटा, पर तू डीएनए जो लिखेगा कैसे लिखेगा, वो टोटल डीएनए लिखा होना चाहिए सेल का, है ना। ऑप्शन में डीएनए और डीएनए मार्क करेगा। एक कह रहा वाई जीन्स मेक प्रोटीन, बहुत ही सही भाई, सवाल तेरा बिल्कुल सही है। इधर आ जा जल्दी से, इधर देख बेटा, इधर देख ध्यान से। इसमें तुम्हें क्रोमेटिन दिखेगा, इसमें भी तुम्हें क्या दिखेगा? क्रोमेटिन दिखेगा। और डीएनए को कब खोलेंगे? जब रेप्लिकेशन करनी है। तो मान लो मैंने इतना डीएनए खोला, इतना डीएनए खोला और उस डीएनए को डबल कर लिया। डबल कैसे कर लिया ये देखो, ये मैंने डीएनए खोलकर ऐसे डबल कर लिया इसको। तो मैं थोड़े थोड़े पार्ट को खोलकर डीएनए डबल करता रहूंगा। मतलब क्या हुआ, एस फेज में भी क्रोमेटिन होता है और मैं क्या करता हूं, डीएनए ओपन करता हूं थोड़ा सा, उसको डबल करता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, क्लोज करता हूं, देन क्लोज करता हूं। मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त सारा डीएनए एक बार में खोल देंगे? नहीं, सारा डीएनए एक बार में नहीं खोलते। खोलने का क्या मतलब है, क्रोमेटिन से डीएनए बनाना, सारा एक बार में नहीं बनाते, थोड़ा थोड़ा खोलते रहते हैं, कंडेंस करते रहते हैं। अब मुझे कौन बच्चा ये बताएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो एस फेज है उसमें यू क्रोमेटिन को पहले डबल करते हैं या हेट्रो को? सोचो कौन सा डीएनए ज्यादा खुला हुआ है? यू क्रोमेटिन। किसको डबल करना ज्यादा आसान है? यू क्रोमेटिन को, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी डीएनए खोलना पड़ता है। तो एस फेज में क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और उसके लिए डीएनए को क्या करना पड़ेगा, डीएनए नीड टू ओपन। तो क्या सारा डीएनए एक बार में खुलेगा? नहीं, ऑल डीएनए गेट ओपन वंस, नहीं, नो। आ गया समझ? तो पहले मैं क्या करूंगा, यू क्रोमेटिन वाला खोल के डबल करूंगा, फिर हेट्रोक्रोमेटिन करूंगा, सारा कोई डीएनए छूटेगा नहीं, सबको खोल के डबल करना है। पर क्या सारा एक बार में कर पाऊंगा? नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल काम है। क्लियर है बेटा? अगर ऑप्शन में यू क्रोमेटिन डीएनए हो तो डीएनए मार्क कर लेना बेटा, ज्यादा खुला हुआ तो डीएनए है। आपको समझ में आ गई कॉन्सेप्ट? तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि G1, S और G2 तीनों में डीएनए किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। जोन सी जीन एक्टिव होगी उसी के डीएनए को खोलते हैं और प्रोटीन बना लेते हैं। तो इसमें भी क्रोमेटिन मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एम फेज में मुझे क्या मिलता है, डीएनए सबसे ज्यादा कंडेंस मिलता है, जिसे आप क्या बोलते हो, क्रोमोसोम बोलते हो। तो क्रोमोसोम मुझे यहां मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्रोमोसोम क्या है, प्रोटीन बना पाते हैं? नहीं। क्रोमोसोम किस लिए बनाते हैं, हम क्यों कंडेंस करते हैं? ताकि आसानी से दो पार्ट में डिवाइड कर सकें। क्रोमोसोम कंडेंस करने का मेन पर्पस यही था कि मुझे सेल को डिवाइड, सेल में क्रोमोसोम को ऐसे डिवाइड करके दो भाग में बांटना है, इसलिए किया। तो मेरे पास इसमें भी क्रोमेटिन मिलता है, इसमें भी क्रोमेटिन मिलता है, इसमें भी क्रोमेटिन मिलता है। जैसी जैसी जरूरत पड़ती है उतना उतना डीएनए सिर्फ खोलते हैं, बाकी बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरी जगह ही नहीं है। तो इसमें क्रोमेटिन मिलता है, जब प्रोटीन बनानी है तो खोलना है, इसमें डीएनए डबल करना है तो खोलना है, इसमें भी प्रोटीन बनानी है तो खोलनी है। यू क्रोमेटिन आसानी से खुलता है, इसलिए मैक्सिमम जीन जो होती है वही होती हैं यू क्रोमेटिन वाले पे। क्रोमोसोम बहुत कंडेंस होता है तो इससे प्रोटीन नहीं बनती, इसीलिए आप याद करो मैंने लिखवाया हुआ है एम फेज में प्रोटीन नहीं बनती, क्योंकि डीएनए खुला हुआ चाहिए मुझे, और वो होता नहीं है। दूसरा न्यूक्लियोलस भी नहीं होता एम फेज में। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो एम फेज में प्रोटीन नहीं बनेगी, ट्रू। हां क्लियर, जल्दी बताओ।
यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। मैं पूरी जेनेटिक्स लाइव नहीं लूंगा, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, लाइव का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अभी, क्योंकि मुझे एक टॉपिक समझाना है जो कि बेसिक है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। आपको समझ आएगा, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, मैंने अभी तक जो पढ़ाया मुझे पता है कितना कैसे पढ़ाया, वो सारा समझ आएगा, वो मेरी गारंटी है। पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड्स मत बनाओ बेटा, है ना? ठीक है, हाँ। अब डीएनए कैसे खुलता है? क्योंकि मुझे हिस्टोन हटाने पड़ते हैं। देखो मेरी बात सुनो, डीएनए को हिस्टोन पे लपेटा हुआ है। अब ये हिस्टोन मान लो प्रोटीन है एक, अचानक से ये टुकड़ों में टूट जाए, खत्म हो जाए, तो डीएनए खुल जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो हिस्टोन क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। आगे आ जाओ, आगे आओ। क्लियर है? हाँ भाई, ये जरा आंसर करो। हाँ, आ जाओ भाई, जरा आप इनको आंसर कर पा रहे हो? क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन G1, S और G2 फेज। डीएनए गेट कंडेंस इन, डीएनए तो सब में कंडेंस होता है, G1 में भी है, S में भी है, G2 में भी है, M में है। इनमें क्रोमेटिन की फॉर्म में है और इसमें सबसे ज्यादा कंडेंस है, मोस्ट कंडेंस है। और डीएनए इज मोस्ट डी कंडेंस। सबसे ज्यादा कब खुलता है? एस फेज में खुलता है बेटा। क्योंकि एस फेज में क्या होता है, आप देखो ध्यान से, एस फेज में क्या है, देखो एस फेज में ये तुम्हारे पास डीएनए है, तो ये सारा डीएनए एक बार खोलना ही पड़ेगा। जैसे कैसे एक बार खोलना पड़ेगा, क्या मतलब है? मान लो पहले आप इतना खोलोगे, फिर इतना खोलोगे, मतलब खोलना तो सारा ही पड़ेगा। तो डीएनए सबसे ज्यादा खुला हुआ कब हो सकता है? एस फेज में हो सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन G1 में हो सकती है, इवन S में हो सकती है और G2 में हो सकती है। किसमें नहीं हो सकती? M में नहीं हो सकती। प्रोटीन नॉट गेट सिंथेसाइज इन M फेज। क्या ये सारे आंसर समझ में आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। फोर्थ में G2, बेटा बोल तो रहा हूं, G1 में भी तो जीन है, S में भी डीएनए खुल रहा है। यही तो गड़बड़ है, तुमने एनसीईआरटी में से याद कर लिया प्रोटीन G2 फेज में बनती है। याद क्यों, रट क्यों रहा है यार? समझ तो ले भाई, डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में तीनों फेज में खुल के प्रोटीन बन सकती है। और हमने G2 में, S फेज में लिखवाया तो हिस्टोन बनते हैं। हिस्टोन नहीं लिखवाए, सेंट्रियोल लिखवाए, हिस्टोन लिखवाए। याद करो, रट क्यों रहे हो? फोर्थ वाला सही नहीं है क्योंकि तुमने याद कर ली सेल साइकिल के वहां से। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कर बेटा। एम फेज में प्रोटीन नहीं बनती। आ जाओ, आगे आ जाओ। बहुत सारे बच्चों को यह समझना जरूरी होता है, ध्यान से सुनना। मान लो ये ह्यूमन का सेल है, ये एक ह्यूमन का सेल है, ध्यान से सुनना। ह्यूमन के सेल का ये टोटल डीएनए है। ये डीएनए किसकी फॉर्म में है? क्रोमेटिन की फॉर्म में है। ठीक है, मुझे बताओ ह्यूमन सेल में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n इज इक्वल टू 46। अब ये बात आपको बेटा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग करती है, ध्यान सुने। हां, ध्यान सुनेंगे। एम फेज में प्रोटीन नहीं बनते बेटा, ना उसमें न्यूक्लियोलस होता है और ना वहां पर डीएनए खुला हुआ होता है, तो प्रोटीन नहीं बन सकते एम फेज में। क्लियर है? मोस्ट डी कंडेंस लिखा है 3 वाले में, कंडेंस नहीं लिखा बेटा, मोस्ट डी कंडेंस लिखा है। डी कंडेंस मतलब खुला हुआ। गेट कंडेंस, कंडेंस तो तीनों में हो रहा है, कंडेंस तो सब में है। अगर यहां मोस्ट लिखा होता तब आंसर करते। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान दो। देखो आपके पास ह्यूमन का सेल है जो इसमें 46 क्रोमोसोम है। अब 46 क्रोमोसोम इस क्रोमेटिन से बनते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं अपना ये स्किन सेल लो, इस स्किन सेल में जो डीएनए किस फॉर्म में होगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा। क्यों क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा? क्योंकि सभी तरह के सेल्स जो होते हैं वो G1 फेज से ही परमानेंट होते हैं। जैसे मान लो आपसे कहता हूं ये स्किन सेल एक परमानेंट सेल है, किस फेज से परमानेंट हुआ होगा? G1 से। तो उसमें क्या मिलेगा? क्रोमेटिन मिलेगा। जब तक सेल डिवाइड नहीं करता मुझे क्रोमोसोम नहीं दिखते। ये क्लियर हुआ? जब तक सेल डिवाइड नहीं करता मुझे क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते। तो ये क्लियर हो गया आपको? तो आपको मैं क्या सिखा रहा हूं, अब ये देखो,
मैं ये कह रहा हूं कि डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ये ह्यूमन का स्किन सेल है, ये जो टोटल क्रोमेटिन है ना, ये जब कंडेंस होगा कितने क्रोमोसोम बनाएगा? इसी से मेरे पास 46 क्रोमोसोम बनेंगे। ऐसे इस तरीके के टोटल कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 46। ऐसे कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 46 बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक सेल का जो टोटल क्रोमेटिन है, जब वो कंडेंस होगा, जब भी वो कंडेंस होगा, जब वो कंडेंस होगा तो कितने क्रोमोसोम बनाएगा? इट फॉर्म 46 क्रोमोसोम। या आप लिख सकते हो इस तरीके के 23 पेयर बनाएगा। कितने पेयर? 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम बनाएगा। तो सवाल ये उठता है, यार ये तो धागा है, टोटल हो सकता है आपस में जुड़ा हो, बिल्कुल अलग होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में अलग होकर क्रोमोसोम बनाता है। टोटल कितने क्रोमोसोम बनाएगा? 46। इसका मतलब आपके सेल में जो भी न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा क्रोमेटिन की फॉर्म में। अगर ये स्किन सेल डिवाइड करना चाहता है तो G1 से S में जाएगा, G2 में जाएगा और फिर M में जाएगा। जब ये M फेज में जाएगा ये वाला सेल, तो ये टोटल कितने क्रोमोसोम बनाएगा? 46। मतलब इसी एक सिंगल डीएनए से 46 क्रोमोसोम बनेंगे। और अगर ड्रोसोफिला की बात करूं, उसके ऐसे सिंगल डीएनए से कितने बनेंगे? 8 क्रोमोसोम बनेंगे। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डीएनए अलग होता है और हर बार एकदम फिक्स होता है कि कौन सी। देखो मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे मान लो ये यहां पर एक जीन है, ये आई कलर की जीन है तुम्हारी, और ये मेरे पास 5th पेयर क्रोमोसोम का 5वां पेयर है। तो जब ये कंडेंस होगा तो 5वें पेयर पे अगर आई कलर की जीन आई कंडेंस करके 5वें पे, तो ऐसा नहीं है कि अगली बार वो 7वें पे जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर बार वो उसी क्रोमोसोम पर कंडेंस होगी। इसका मतलब यह भी फिक्स है कि इसका कौन सा पार्ट कंडेंस होके किस क्रोमोसोम पे जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? तुम्हारे सारे सेल में क्रोमेटिन होता है क्योंकि सारे सेल डिवाइड नहीं करते। जो भी सेल डिवाइड करेगा वही क्रोमोसोम दिखेगा। यह बात क्लियर है? बोलो बेटा। हाउस फ्लाई बेटा, ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम होते हैं, 2n=8 होता है। यह वाली बात समझ में आई? मतलब जब भी सेल डिवाइड करेगा तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाएगा और कौन सी जीन किस क्रोमोसोम पे जा रही है फिक्स है और हमेशा उसी पर जाएगी। क्या यह वाली बात समझ में? मेरी बात समझ बेटा, देख सुन ध्यान से सुन। हमारे 11वें क्रोमोसोम पे बीटा चेन, हेमोग्लोबिन में 2 चेन होती है, अल्फा और बीटा चेन बनाने की जीन है। तो मान लो जब किसी हमारी बॉडी का कोई भी सेल जो है जब डिवाइड करेगा क्रोमोसोम बनाएगा, तो 11th क्रोमोसोम पर हर बार वही जीन पहुंचेगी। तो इसका मतलब कौन से क्रोमोसोम्स पर कौन सी जीन है और कितनी नंबर ऑफ जीन है ये फिक्स होता है। आरबीसी बेटा न्यूक्लियस नहीं होता तो डीएनए कहां से होगा? मैंने क्या बोला समझ में आया? मैंने ये बोला, जिस बच्चे को नहीं समझ में आई ध्यान से सुनो। मैंने ये बात बोली बेटा, ध्यान से देखो एक बार। मैंने ये बात बोली, इधर देखो, मैंने ये बात बोली, तुम्हारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है, ठीक है। ये क्रोमेटिन में यहां पर ये आई कलर की जीन है, आपको पता है आई कलर की जीन क्रोमेटिन पर है, ठीक है। ये आई कलर की कौन सी है? मान लो ब्लैक आई की है। यहां पर एक और आई कलर की जीन है और वो ब्लू आई की है। यहां पर एक और जीन है जो ब्लैक हेयर की है और ये वाली मान लो ब्राउन हेयर की है।
अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके कंडेंसेशन से ये क्रोमोसोम बन गए हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम बन गए हैं, ऐसे क्रोमोसोम बन गए हैं इस तरीके से। कितने पेयर बन गए हैं? 23 पेयर इसके कंडेंसेशन से। मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये 5th पेयर था, 5वां पेयर था। 5वें पेयर पे अगर यहां पर आई कलर की जीन आएगी, यहां पर आई, मान लो ये ब्लैक आई की आई, तो यहां ब्लू आई की भी यहीं आएगी। पहली बात, आई कलर की जीन पैरेलल लोकेशन पर आती है, तो मान लो ब्लैक आई की यहां आई, तो यहां पर कौन सी आ गई? ब्लू आई की आ गई। तो एक तो ये पैरेलल लोकेशन पर आएगी ऐसे, ठीक है। यहां मान लो ब्लैक, यहां पर कौन सी आ गई? हेयर कलर की आ गई। तो मैं ये मान लो 9th क्रोमोसोम है, 9th क्रोमोसोम है, तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि जो सेम कैरेक्टर की जीन होगी ऐसे पैरेलल आएगी। तो यहां मान लो ब्राउन हेयर की यहां आ गई इस वाले पर, तो इसी पैरेलल लोकेशन पर ब्लैक हेयर की आ गई। तो मैं आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यह कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा तो किस क्रोमोसोम पर कौन सी जीन जाती है, यह फिक्स होता है, हमेशा उसी पर जाएगी, अलग से नहीं जाएगी, उसी पर जाएगी। और दूसरा यह भी फिक्स होता है कि अगर आई कलर की जीन इस क्रोमोसोम पर है एक, तो दूसरी वाली उसकी पैरेलल लोकेशन पर होमोलोगस पेयर पे आएगी। ऐसा नहीं है कि आई कलर की जीन एक 9वें क्रोमोसोम पे आ जाए, एक 5वें पे आ जाए या तीसरे पे आ जाए, नहीं, दोनों आई कलर की जीन पैरेलल लोकेशन पर जाएंगी और सेम पेयर पर जाएंगी, यह फिक्स होता है। क्या यह बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, यह फिक्स है कि कौन सी जीन किस क्रोमोसोम पे जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर जब कंडेंस होगा तो ये 9वें पे गई है, मेरे अंदर 10वें क्रोमोसोम पे जाएगी, नहीं, सबके अंदर किस में जाएगी? 9वें क्रोमोसोम पे जाएगी, ठीक हो गई, 9th पे जाएगी। दूसरा, अगर आई कलर कैरेक्टर है, उसकी 2 फॉर्म है, ब्लैक आई, ब्लू आई, उनको पैरेलल लोकेशंस पर जाना पड़ेगा। पैरेलल समझ में आ रहा है? ऐसे न्यूरॉन में सिर्फ क्रोमैटिन होता है, क्रोमोसोम नहीं बनता क्योंकि वो डिवाइड नहीं करता। क्या ये वाली बात समझ में आई? हां, एक कह रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कब होगा? मक्कार बच्चे, करा दिया, चेक कर। ये पर्सन टू पर्सन क्या डिफर करेगा? ये डिफर कर सकता है कि तुम्हारे पास ब्लैक आई है, एक और मान लो यहां ब्राउन आई हो, तो ब्लैक आई यहां आ गई, ब्राउन आई यहां आ गई, ये अलग हो सकता है। लेकिन आई कलर एक कैरेक्टर है, वो हमेशा 9th पर ही है सब में, ये फिक्स है। ये समझ में आया? बोलो जल्दी। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूछा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कब होगा, करा नहीं दिया चैप्टर, पूरा चैप्टर खा गए तुम। हां, ये एक ही क्रोमैटिन है बेटा, इस पूरे क्रोमैटिन से 46 क्रोमोसोम बनेंगे और हर एक पर फिक्स होता है कि कौन सी जीन जब भी कंडेंस होगा किस क्रोमोसोम पे जाएगी। जैसे मान लो आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कभी पढ़ा होगा, क्रोमोसोम नंबर वाई पर 231 जीन है, कौन से कैरेक्टर्स की हैं ये भी फिक्स है। क्लियर है? हाँ, आ जाओ जरा आगे की कहानी, अगली कहानी ले लेते हैं। ध्यान दो बेटा, इधर देखो, जल्दी फास्ट, 1 सेकंड दो बस मुझे। बेटा मैं इस बात को लिखूं, ये बात लिखूं, तुम्हें खुद से नहीं समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि व्हेन
देखो लिख देता हूं, व्हेन क्रोमेटिन गेट कंडेंस। बेटा मैं ये लेक्चर नहीं पढ़ाता हूं, मैंने लास्ट ईयर यकीन में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने सीधा चैप्टर स्टार्ट किया। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो मुझे एक फील हुआ कि कुछ बच्चों को क्रोमेटिन, क्रोमोसोम ये वाले डाउट्स भी नहीं पता, तो मुझे लगा इस बार एक बार करके देखते हैं। तो व्हेन क्रोमेटिन गेट कंडेंस तो क्या होगा, इट फॉर्म क्रोमोसोम, इट फॉर्म क्रोमोसोम and it is fixed which gene located on which chromosome, ये फिक्स होता है। आगे की कहानी के लिए ये वाला एपिसोड देखें। देखो भाई यहां तुम्हारे पास M है, यहां G1 है, यहां S है और G2 है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये सब लिखवाना मैं देखता हूं, आपको लिख के दूंगा, पर आज नहीं कल से। अगर 3 कलर होते हैं आंख के बेटा किसी भी इंडिविजुअल में 2 ही पॉसिबल है, 3 होते हैं पॉपुलेशन में। जैसे मान ले तेरे बगल में कोई और तेरा दोस्त खड़ा है, तेरे पास 2 जीन है, एक ब्लैक है ब्राउन है, उसके पास ब्लैक और ब्लू है, तो इंडिविजुअल में 3 हो सकती है पर एक में 2 ही होंगी। क्लियर है? हां, आ जाओ भाई आगे देखो। ये क्लियर हो गया कि जीवन में क्रोमेटिन होता है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर, आता है ये बात। तो क्रोमेटिन कैसा दिखता है, ये वाला, ठीक है। एस फेज में क्या दिखता है, क्रोमेटिन दिखता है। तो यहां क्रोमेटिन के अमाउंट को क्या लिखते थे, याद करो, अमाउंट को लिखते थे 2C। ये 2C का अमाउंट डीएनए रेप्लिकेशन में 4C हो जाता था। तो यहां जो क्रोमेटिन होता था वो डबल होता था, यहां उसे क्या कहते थे, 4C कहते थे। मैंने आपको यही चीज सिखाई थी कि जीवन फेज में क्रोमोसोम विजिबल नहीं है। जीवन फेज में क्या विजिबल नहीं है, क्रोमोसोम नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है। अगर मैं ड्रॉ करूं तो, इफ वी ड्रॉ, अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसे दिखेंगे? देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था क्रोमोसोम इस तरीके से दिखेंगे, ऐसे। देखो मैंने आपको कहा था क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ऐसे। मतलब क्या होगा, इसे इसका सेंट्रोमियर बोलेंगे बेटा, दिस इज सेंट्रोमियर। तो ये कितने क्रोमोसोम बनाए हैं मैंने, याद करो, ये कितने क्रोमोसोम बनाए हैं, 2n = 6 बनाया है। मतलब दिखता क्रोमेटिन है। अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा क्रोमोसोम, और अगर G2 फेज में मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो मैं कुछ इस तरीके के बनाऊंगा, ये देखो ऐसे बनाऊंगा, ऐसे। ध्यान से देखना बेटा, इसे क्या कहते हैं, दिस इज सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है। और इसे मैं आर्म कहता हूं, इसे भी आर्म कहता हूं। और इस पूरे को मैं क्रोमेटिड या क्रोमोसोम दोनों में से कुछ भी बोल सकता हूं, क्रोमेटिड बोल दो या क्रोमोसोम बोल दो। वैसे तो क्रोमोसोम बोलना ठीक रहेगा। यहां पर आओ, यहां पर क्या होता है, ये ऐसा कुछ हो गया है, ये डबल हो गए हैं, ये इस तरीके से डबल हो गए हैं। तो हर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड हैं। कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है। तो यहां पर क्या होगा, ये देख लो, इसे नंबर कितना लिखोगे, इसे भी 6 लिखोगे। इसे कितना काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6। इसे कितना काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6। क्या G2 में क्रोमोसोम दिखते हैं? नहीं, ये तो मैंने बनाए हैं। ये दिखेंगे किसमें, M फेज में, ऐसे। कितने क्रोमोसोम है, 6। कितने क्रोमोसोम है, 6। यहां पर देखो, दिस इज सेंट्रोमियर। कितनी आर्म है, 4। आर्म कितनी है, 4। क्रोमेटिड कितने हैं, 2। और क्रोमोसोम कितने हैं, 1। क्रोमोसोम कितने हैं, 1। कोई डाउट?
देख लो एक बार, बता दो फटाफट से। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। मैंने पढ़ाया जीवन फेज में क्रोमैटिन दिखते हैं, क्रोमोसोम नहीं दिखते। अगर ड्रॉ करूं तो ऐसे दिखेंगे, जिसमें क्रोमोसोम और क्रोमैटिड एक ही बात है। यहां एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होंगे। कितने क्रोमैटिड होंगे? दो। कितनी आर्म होगी? चार। एक, दो, तीन, चार आर्म हो गई। सेंट्रोमियर ये बता दिया मैंने। और आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि ये डबल हो चुके हैं। यहां पर क्या हो गया? डबल। मान लो मैं यहां पर जीन लिखता हूं, कौन सी? कैपिटल ए लिख देता हूं। यहां एक जीन लिख देता हूं कैपिटल ए, और यहां स्मॉल ए लिख देता हूं। तो यहां कितनी जीन हो गई? ऐसे यहां कैपिटल ए हो गया, और यहां स्मॉल ए हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। अब आप में से याद हो हैप्लॉइड किसे कहते हैं? देखो, दिस इज डिप्लॉइड। ये पूरा मैंने जो ड्रॉ किया है ये डिप्लॉइड है। दिस इज डिप्लॉइड, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में है। क्रोमोसोम किस में है? पेयर में। ये देख रहे हो, क्रोमोसोम पेयर में है। अगर पेयर में होंगे तो क्या बोलोगे? डिप्लॉइड बोलोगे। क्रोमोसोम पेयर में है, तो पेयर में है तो क्या बोलोगे? डिप्लॉइड बोलोगे। लेकिन अगर ये अकेले अकेले होते, देखो व्हाट इज डिप्लॉइड हैप्लॉइड, ये देख लेते हैं फटाफट से। व्हाट इज डिप्लॉइड हैप्लॉइड, ये देखो। अगर मैं कोई चीज ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, भाई आपके स्किन सेल में तो ऐसे वाले ही क्रोमोसोम होंगे। ये तो तब होगा जब डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या कह रहा हूं? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्यों कह रहा हूं? अब देखो, अगर यहां जीन कैपिटल टी है तो यहां स्मॉल टी होगी, यहां कैपिटल आर है यहां स्मॉल आर होगा, यहां कैपिटल वाई है यहां कैपिटल वाई है, तो ये डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिप्लॉइड? डिप्लॉइड का मतलब होगा क्रोमोसोम पेयर में है। क्रोमोसोम क्या है? पेयर में है बेटा, उसे डिप्लॉइड कहते हैं। देखो ऐसे पेयर में है, जोड़े में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, तो इसमें एक जीन कैसे लिख सकता हूं? या तो मैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से एक लिखूंगा, कैपिटल आर स्मॉल आर में से कोई एक लिख सकता हूं, इन दोनों में से कोई एक लिख सकता हूं। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? हैप्लॉइड बोलूंगा। दिस इज हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड को एन से लिखेंगे, तीन दिखा दिया। डिप्लॉइड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? डिप्लॉइड लिखूंगा 2n इज इक्वल टू 6। अब मुझे क्वेश्चन में बताओ विच इज डिप्लॉइड। देखें आप कर पाते हो कि नहीं। फर्स्ट, बताओ जरा, डिप्लॉइड बताओ जल्दी। डिप्लॉइड डिप्लॉइड हम्म 1 2 4 कह रहा, पिटाई हो जाएगी। वन डिप्लॉयड नहीं है, क्योंकि सिंगल आर आर टी ये नहीं हो सकता। कैपिटल वाई कैपिटल टी नहीं हो सकता, एक एक है इसमें। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर वाई जेड ये भी नहीं हो सकता। यहां एक कैपिटल एक वाई, दो है ना, इसमें पेयर हो गया ये, तो इसलिए ये होगा। अरे समझ में आया डिप्लॉयड कैसे पहचानोगे? अब देखो, अगर मैं मुश्किल क्वेश्चन दूं तो इसको कैसे दूंगा? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीनोटाइप, मतलब जीन्स ऑफ पोलन ए, बी, सी, डी, बताओ। एक कह रहा है मुश्किल तो आ ही नहीं सकता,
पॉलन मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड खोजो इसमें, ये एक एक चाहिए, यही आएगा। ये डिप्लॉइड है, 2n है। ये क्या है भाई, ये बताओ। ये नहीं आएगा, गलत है, सी आएगा। उसमें 2t है, तुम्हारे चक्कर में मैंने भी नहीं देखा, 2t है, सी आएगा। हप, गलत बोल रहे हो। कैपिटल टी स्मॉल टी आर है, दो कैसे हो जाएंगे ये? हाँ, सी आएगा, ये सी आएगा, ये गलत है। इसमें टी आर 2y है। हैप्लॉइड चाहिए मुझे, एक एक सिंगल सिंगल चाहिए। अरे समझ में आया मक्कार बच्चों? हाँ, ठीक है। हाँ, सिंगल होता है। हाँ, क्लियर है। आ जाओ जरा, स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्रोमोसोम की। देखो भाई, अगर मैं क्रोमोसोम ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर मैं क्रोमोसोम इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, तो मैंने क्या करा है, ये G1 फेज का सिंगल क्रोमोसोम बनाया है। जिसमें ये सेंट्रोमियर है ना, ठीक है। और अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं कहीं भी, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं, G1 फेज का होमोलोगस पेयर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, होमोलोगस पेयर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोलोगस पेयर? सुन लो ध्यान से, होमोलोगस पेयर का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोलोगस पेयर? होमोलोगस पेयर का पहले मतलब समझो। पहली बात, होमोलोगस पेयर, मॉर्फोलॉजी सेम होगी। क्या होगा, मॉर्फोलॉजी या शेप सेम होगी, ठीक है। दूसरा, ध्यान से सुनना, यहां मैंने लिखा है कैपिटल टी, यहां लिखा है स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट हाइट बताता है, ठीक है, प्लांट हाइट बताता है। ऐसे ही मान लो मैंने यहां लिख दिया कैपिटल आर, और यहां कैपिटल आर लिख दिया, यहां मैंने कैपिटल वाई लिख दिया, यहां स्मॉल वाई लिख दिया। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर सीड की क्या बताता है, शेप बताता है। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मान लो ये क्या बताता है, सीड का कलर बताता है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज होमोलोगस पेयर। मुझे बताना क्या सारी स्टेटमेंट ठीक है। होमोलोगस पेयर पे मॉर्फोलॉजी सेम होती है, शेप सेम है, सेम कैरेक्टर होते हैं, क्लियर है, और सेम जीनोटाइप होता है। सेम जीनोटाइप का मतलब सेम जीन होती है। क्या ये सही है तीनों? मुझे बताओ, क्या ये तीनों सही हैं या कुछ गलत है इसमें? होमोलोगस पेयर, बहुत ध्यान से सुनना, शेप तो सेम होती है, कैरेक्टर सेम है। जैसे ये पैरेलल लोकेशन पर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सीड का कलर। यहां क्या प्रेजेंट है, सीड की शेप प्रेजेंट है। यहां क्या प्रेजेंट है, प्लांट की हाइट प्रेजेंट है। कैरेक्टर सेम है, पर क्या जीन सेम है? एक पर मेरे पास कौन सी जीन है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल टी। दूसरे पे कौन सी जीन है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल टी। तो होमोलोगस पेयर क्या होते हैं, जिनकी शेप सेम होती है, सही है, सेम कैरेक्टर के लिए जीन होती है। कैरेक्टर मतलब प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, टॉल और डॉर्फ उसकी दो फॉर्म है, समझो ध्यान से। प्लांट हाइट
एक कैरेक्टर है। आप देखो प्लांट हाइट क्या है बेटा, एक कैरेक्टर है। और टॉल और ड्वार्फ क्या है, उसकी फॉर्म है, दो फॉर्म है उसकी। तो मैं अगर आपसे कहूं कि होमोलोगस पेयर की जीन भी सेम होती है, जरूरी नहीं है। अगर वो हेट्रोजाइगस हुआ, अलग अलग हो गया, फिर जीन कैसे सेम होगी? आ रहा समझ? क्लियर हुआ कि नहीं? तो कैरेक्टर सेम होगा, जीनोटाइप सेम नहीं होगा। ये ठीक है, ये ठीक है। एक कह रहा स्मॉल आर होगा, मत लगाना भाई स्मॉल आर। ये सेम भी हो सकता है। देखो मेरी बात समझ ध्यान से, जरूरी नहीं है कि यहां कैपिटल है तो यहां स्मॉल हो। दोनों पे कैपिटल भी हो सकता है, दोनों पे स्मॉल भी, एक पे कैपिटल एक पे स्मॉल, पर कैरेक्टर सेम होगा। दोनों किसका है? सीड उसका। बोलो, अरे आया समझ, नहीं आया बताओ। हां, तो हमारे पास होमोलोगस पेयर का मतलब है मॉर्फोलॉजी एक जैसी होगी, सेम कैरेक्टर होंगे, पर जीनोटाइप सेम हो ये जरूरी नहीं है। ट्रेट और कैरेक्टर में क्या फर्क होता है डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर अभी पहले आओ तो सही, बेसिक बेसिक तो पढ़ो। क्लियर है? मेरी बात सुनो, आओ जरा इधर देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टर देखो, ध्यान सुनेंगे। प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है। टॉल एक ट्रेट है। ड्वार्फ होना क्या है? एक ट्रेट है। फिर से आऊंगा उसी पर वापसी। क्लियर? कब तक क्लास थोड़ा सा और पढ़ा लूं, बस ज्यादा देर तक नहीं पढ़ाता हूं मैं। लाइव तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाता ज्यादा देर तक। देखो प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, टॉल और ड्वार्फ क्या है? ट्रेट है। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो मेरे पास सीड शेप एक कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर। उसकी दो ट्रेट हैं, एक हो गया राउंड और एक हो गया रिंकल्ड। कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आंसर करना। क्या हर कैरेक्टर की दो ट्रेट होती हैं? बताओ, क्या हर कैरेक्टर की दो ट्रेट होती हैं? बताओ। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं कुछ सवाल लिखता हूं, देखो आप कर पाते हो कि नहीं। देखो देखो, वन कैरेक्टर कैन हैव ए वन ट्रेट, बी टू ट्रेट, सी मोर देन टू। क्या लिखूं? बताओ। यस नो यस। सुनो ध्यान से, सबसे पहले सुनो। मान लो मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनना, मैं आपसे कहता हूं आई आपकी आपकी आंख की पोजीशन की एक कैरेक्टर है। क्या आप, ध्यान सुनना, क्या आप किसी की, आपकी आप सबकी आंख यहीं पर है ना, किसी की आंख सर पे है? नहीं, अजीब लगेगा ना। हाँ, तो मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहता हूं कि आई की पोजीशन एक कैरेक्टर है, उसकी एक ही ट्रेट है, यहां पर है, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी सिंगल ट्रेट भी होती है। क्या आपकी कहीं पर यहां है? बताओ जल्दी से। यहां होती है? किसी की आंख नहीं होती। अच्छा मान लेते हैं 5 लाख लोगों में किसी एक की आंख यहां है, तो उसे ट्रेट नहीं बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। जब 5,000 लोगों में आंख यहां आ जाएगी, तब कहेंगे भाई आंख की पोजीशन की दो ट्रेट है, एक यहां पर एक यहां पर। समझ में आ रहा है म्यूटेशन और ट्रेट में क्या फर्क होता है? आप समझो ध्यान से। सारे कैरेक्टर की दो ट्रेट नहीं होती, इसको सोचो पहले। सबसे पहले समझो कि आंख की पोजीशन, आपकी आंख की पोजीशन एक कैरेक्टर है, उसकी ट्रेट आपकी पॉपुलेशन में सब यहां मिलती है और कहीं नहीं मिलती। यह समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया?
तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी सिंगल ट्रेट होती है। ये समझ में आ रहा है। मान लो बाई चांस 5 लाख 10 लाख लोगों में किसी की यहां है तो उसे म्यूटेशन बोलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा नंबर ज्यादा हो जाए, अगर थोड़ा नंबर ज्यादा हो जाए तब उसे क्या बोल देंगे बेटा, तब उसे क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। तो नंबर ज्यादा कैसा हो जाए, 500 लोगों हो जिसकी यहां पे, तो हम कहेंगे आंख की कलर की अब 2 ट्रेट हो गई, एक यहां पर, सॉरी आंख की पोजीशन की, एक यहां पर एक यहां पर। क्लियर है, आया समझ? बताओ जल्दी, समझ में आया नहीं आया? मतलब किसी भी नई ट्रेट कैसे बनती है, म्यूटेशन के थ्रू। पहले वो पॉपुलेशन में बहुत कम होती है तो म्यूटेशन बोलते हैं, अचानक से जब उसका संख्या बढ़ती है तब उसे ट्रेट बोलते हैं। क्लियर है? सही है, सुनना ध्यान से, सुनना सुनना। क्लियर, देखो तो मैं अगर कहूंगा, मैं आपसे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, मैं आपको पहला पॉइंट लिख रहा हूं, एक कैरेक्टर की एक ट्रेट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 2 से ज्यादा भी हो सकती है। पर परेशानी यह है कि मेरे पास क्रोमोसोम सिर्फ जोड़े में होता है, तो किसी इंडिविजुअल में 2 ही हो सकती है। जैसे कि मान लो ये ब्लैक आई है, ये तुम्हारे अंदर ब्लैक आई वाली ट्रेट है और ब्राउन वाली भी है, लेकिन इसमें से तुम्हारी आंख सिर्फ ब्लैक आ रही है। ये ह्यूमन ए है, मान लो ये ह्यूमन ए है, ह्यूमन ए है, लेकिन मैंने यहां पर ह्यूमन बी बना दिया। ह्यूमन बी के अंदर, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये इसका 7वां क्रोमोसोम है। मुझे बताओ अगर ह्यूमन ए के 7वें क्रोमोसोम जोड़े पर ब्लैक और ब्राउन आई है तो क्या यहां भी 7th ही होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्रोमोसोम वही होता है। यहां पर मैंने लिख दी मान लो ब्लैक आई, यहां लिख दी ब्लैक आई और यहां लिख दी मैंने ब्लू आई। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, यह सुनना ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलूंगा। किसी एक कैरेक्टर की एक ट्रेट भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। 2 होंगी तो ठीक है, एक इंडिविजुअल में दोनों आ सकती है क्योंकि क्रोमोसोम जोड़े में होता है। क्लियर है? लेकिन अगर मुझे 2 से ज्यादा चाहिए, पर एक में 2 ही मैक्सिमम आ सकती है। अगर मुझे 2 से ज्यादा ट्रेट देखनी है तो मुझे पॉपुलेशन, जनसंख्या चाहिए, क्योंकि 2 ह्यूमन जनसंख्या बनाएंगे ना, पॉपुलेशन बनाएंगे। आ रहा समझ? कुछ समझ में आया मैंने क्या क्या पढ़ाया कि तोते उड़े सिर्फ? पहला पॉइंट, 1 कैरेक्टर कैन हैव ओनली 1 ट्रेट। ट्रू, कैन लिखा है, यस। 1 कैरेक्टर कैन हैव मोर देन 1 ट्रेट, यस। बट एक इंडिविजुअल में, बट वन इंडिविजुअल, बट इन 1 इंडिविजुअल मैक्सिमम कितनी होंगी? मैक्सिमम होंगी, मैक्सिमम इज 2। फॉर मोर देन 2 ट्रेट जनसंख्या चाहिए, क्या चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए, पॉपुलेशन। आ रहा समझ? ठीक है, 2 से ज्यादा, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप में से कोई एक पर्सन, ध्यान सुनेंगे बेटा, कोई एक पर्सन इसको चश्मे को पीछे लगा के चलो, उसे कहेंगे म्यूटेशन हो गई। 10 लगा के चलेंगे तो फैशन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? अगर कोई नई ट्रेट बनती है तो कैसे बनती है? म्यूटेशन से। जब वो जनसंख्या में ज्यादा हो जाती है तो वो ट्रेट का नाम ले जाती है। क्लियर है? इसका मतलब कोई ट्रेट पहले आती होगी, जैसे मान लो ब्लैक आई पहले आई, उसी से ब्लू बन गई, उसी से ब्राउन बन गई। अगर सिर्फ ब्लू का एक इंडिविजुअल होता 5 करोड़ लोगों में तो मैं कहता म्यूटेशन, लेकिन ब्लू के आज 5,000 लोग हैं तो मैं क्या बोल रहा हूं? उसे ट्रेट बोल रहा हूं। क्लियर है? आ रहा समझ नहीं आ रहा?
क्लियर है? समझ आया नहीं आया? ट्रेट क्लियर हो गई? हर कैरेक्टर की 2 ट्रेट 3 ट्रेट कितनी भी हो सकती हैं, एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम 2 होंगी, क्योंकि इंडिविजुअल डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड समझ में आता है? क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा। यूपी में कुछ साल पहले क्या हुआ था, एक वो था, मतलब वो नहीं होता, बाइक होती है, बाइक में मिरर लगे रहते हैं। तो क्या हुआ था, किसी रीजन से उस दिन छुट्टी थी, तो छुट्टी होने की वजह से बाइक की तो डिलीवरी हो गई, लेकिन वो क्या रहा, मिरर वो अंदर की तरफ बेंड होते हैं, जब बाइक शोरूम में होती है तो अंदर की तरफ बेंड होते हैं। वो बेंड मिरर के साथ क्या हुआ, वो बाइक उन्होंने डिलीवर कर दी। भाई वो पर्सन लेके निकला, ऐसा किसी ने देखा का यार बढ़िया लग रही है, वो भी लेके निकल गया। तो फिर सडनली वो फैशन बन गया कि सबने, मिरर साइड में होता है बैक साइड देखने के लिए, वो सब अंदर ही लेके घूम रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, वो स्टार्टिंग में तो बेवकूफी म्यूटेशन लग रही थी, बाद में वो ट्रेट हो गई, है ना? हाँ बेटा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता नहीं चल सकता। मान ले मैं अगर तेरे को लिखकर बताऊं कैपिटल टी स्मॉल टी में से कौन एक्सप्रेस करेगा, ये प्रोटीन बनने के बाद पता चलता है कौन सी एक्सप्रेस होगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। ठीक है आ रहा है समझ? ठीक है, तो मैं आप यहां तक क्लियर हो गया कि ईच कैरेक्टर। अब मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, लोकस। ये लोकस पे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, लोकस। लोकस देख लो क्या होता है, इसी से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। आपको ये कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स मजा है बेटा, अगर मजा आया तो सीरियसली बहुत, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स ही समझ में आएगा, और वही इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए बहुत ज्यादा। कोई भी एग्जाम आ जाओ, जरा लोकस समझो ध्यान से। मैंने क्या किया, ये क्रोमोसोम पेयर बना दिया, इस तरीके से क्रोमोसोम पेयर बना दिया। ध्यान से सुनना, लोकस की कहानी सुनो। यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर स्मॉल टी है। कैपिटल टी क्या है, टॉल है। कैरेक्टर कौन सा है, टॉल क्या होगी, ट्रेट। कैरेक्टर कौन सा है, प्लांट हाइट। स्मॉल टी क्या हो गया, ड्वार्फ। ड्वार्फ क्या है, ट्रेट है। ठीक है, यहां हम क्या लिख देंगे, प्लांट हाइट। तो ये जो पैरेलल लोकेशन होती है ना, ये पैरेलल लोकेशन, इसे लोकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लोकस। दिस इज लोकस, दिस इज नोन एज लोकस। तो लोकस का क्या मतलब हुआ, ध्यान सुनेंगे। लोकस का क्या मतलब हुआ, किसी भी क्रोमोसोम पर, किसी भी क्रोमोसोम पर लोकस क्या होता है, जिसमें सेम कैरेक्टर की जीन होती हैं, ट्रेट होते हैं। तो लोकस क्या होता है, इट इज लोकेशन ऑन क्रोमोसोम, जहां पर वेयर, वेयर, ध्यान सुनेंगे, वेयर जीन और ट्रेट फॉर वन कैरेक्टर इज प्रेजेंट, जहां पर जीन और ट्रेट प्रेजेंट है एक कैरेक्टर की। क्या यह बात समझ में आ रही है? तो यह लोकस हो गया। अब देखो जरा, यह भी लोकस हो गया। कैपिटल आर ले लो, दिस इज ऑल्सो लोकस। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई ले लो, दिस इज ऑल्सो लोकस। तो लोकस आपको पता होना चाहिए। लोकस का क्या मतलब है, ये पैरेलल लोकेशन। लोकस का मतलब हो गया पैरेलल लोकेशन, पैरेलल लोकेशन। और एक लोकस, एक लोकस क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर, रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर। क्या यह समझ में आ रहा है, क्या यह समझ में आ रहा है लोकस?
ठीक है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आ रहा हूं, क्या लोकस समझ में आया? ये जो पैरेलल लोकेशन है इसे लोकस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लोकस। एक लोकस एक कैरेक्टर को बिलोंग करता है, क्लियर है? लोकस फ्यूज कैसे करेगा यार? ये होमोलोगस पेयर है, ये फ्यूज कहां करते हैं? लोकस का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ऐसा पैरेलल लोकेशन, दिस इज लोकस। ठीक है, लोकस को लेके भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां बच्चों में है, जरा देखो क्या है। इन हैप्लॉइड सेल, देखो जरा, सेल हैप्लॉइड दे रखा है, ये जीन एक क्रोमोसोम पे, देन नंबर ऑफ लोकसेस, जरा इसको समझते हैं, पढ़ो जरा इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास देखो जरा, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अलग अलग तरह के 3 क्रोमोसोम है मेरे पास। ये वाला कौन सा सेल हो गया? हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड समझ में आता है? बिल्कुल, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब n = 3। अच्छा, ये तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कैपिटल R, यहां पर लिख दिया कैपिटल T और यहां लिख दिया कैपिटल Y। तो ये 3 अलग, ये 3 जीन है, तो चाहे देखो मेरी बात सुनो, इसमें हम कितने लोकस काउंट करेंगे? लोकस 3 ही होगा, तो लोकस फर्क नहीं पड़ता, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, हम उसके हिसाब से काउंट करते हैं। देखो इधर, मान लो डिप्लॉइड होता तो डिप्लॉइड में कैसे लिखता मैं? कैपिटल R लिख देता, कैपिटल T मान लो स्मॉल टी आ जाता, या कैपिटल Y के साथ स्मॉल y आ जाता। अभी भी कितने लोकस काउंट करता मैं? 1 लोकस, 2 लोकस, 3 लोकस, तो अभी भी मैं 3 लोकस काउंट करता। अभी भी मैं क्या काउंट करूंगा? 3 लोकस ही काउंट करूंगा। तो आप लोकस समझो, ये लोकेशंस होती हैं। डिप्लॉइड होगा तो एक लोकस में 2 जीन होंगी, हैप्लॉइड होगा तो एक लोकस पे 1 जीन होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं अगर आपसे कहता हूं इफ हैप्लॉइड, तो एक लोकस में क्या होगा? 1 जीन होगी। इफ डिप्लॉइड, तो एक लोकस में कितनी जीन होगी? बताओ, 2 जीन होगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? लोकस की कहानी समझ में आ रही है? बेटा मैं एक्सेप्शंस पे आऊंगा, वो स्किन कलर वाली बात जो लिखी है ना किसने, रोहित रंजन, में आऊंगा बेटा उस पे। पहले बेसिक तो समझना। देख तू क्या पूछ रहा है, क्या नहीं होता है, पहले ये तो पढ़ा दूं क्या होता है। सेम जीन भी हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं लिखूं, देखो आगे की कहानी देखो, देखो भाई, देखो ये क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। इन डिप्लॉइड सेल 1 क्रोमोसोम पेयर हैव, ये जीन है, देन नंबर ऑफ लोकस, ये बात कर रहा हूं मैं, 3 ही आएंगे। कितने लोकस आ गए? 1 आ गया, 2, 3, 3 हो गया। अरे 3 लोकस हो गया। अब देखो जरा, इस क्रोमोसोम में ये लिखा हमने कैपिटल टी स्मॉल r, ये दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूं लोकस कितने हैं? 2 हैं, 1 और 2। ठीक है, मैं लिख सकता हूं होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब सेम, एट बोथ लोकस, और एक से ज्यादा लोकस को लोकाई कहते हैं, लोकी, है ना, कैप्टन अमेरिका का दोस्त। आ जाओ इधर देखो भाई, लोकस कितने हैं? 2, होमोजाइगस एट बोथ लोकस। अब ये देखो जरा, क्या लिखूंगा इसे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल R स्मॉल r, क्या लिखूंगा इसको? क्या लिख दूं यहां पर? होमोजाइगस एट 1 लोकस
हेट्रोजाइगस एट अनदर लोकस। क्या ये समझ में आ रहा है? और लोकस कितने हैं? दो, यहां भी दो हैं, एक दो, तो एक पर हेट्रोजाइगस है, एक पे होमोजाइगस है। हां, क्लियर समझ में आ रहा है? यहां दोनों लोकस होमोजाइगस है, यहां एक लोकस हेट्रो है, दूसरा होमो है। क्लियर है ना? हां, देखो भाई, आ जाओ, एक चीज और बतानी है आपको, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये लिखना, ये लिखना, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? इन्हें जीनोटाइप कहते हैं। और अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं कैरेक्टर लिख दूं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। मैं लोकस पे फिर आ रहा हूं, मुझे बताओ कौन सा गलत बनाया मैंने। दो बना रहा हूं मैं, मुझे बताना लोकस में कौन सा गलत बनाया मैंने। एक तो मैंने ये डायग्राम बनाया, हाँ भाई, कौन सा गलत है? कौन सा गलत है इसमें से पहचान के बताओ मुझे जल्दी। सेकंड गलत है। सेकंड क्यों गलत है? यार फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, चार्जिंग लगाने गया तो कुछ बच्चे कहेंगे सर नोट्स देखने गए होंगे। बेटा मुझे याद है, टेंशन ना ले, मैं हर चैप्टर को 10 तरीके से, 10 अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ा सकता हूं, और तुम्हें हर चैप्टर में ऐसा मिलेगा कि नहीं सर ने फिर नया कुछ पढ़ा दिया। इधर देखो, इसका और इसका लोकस डिफरेंट हो गया कि नहीं? ऐसा होना पाप है। लोकस कैसे अलग हो सकता है? लोकस तो सेम होना चाहिए। तो कैपिटल आर स्मॉल आर सेम लोकस चाहिए, इनका भी लोकस अलग हो गया है ना? क्लियर है? क्लियर बेटा? हाँ, चलो ठीक है, तो लोकस अलग हो गया, इस वजह से अलग है। आ जाओ भाई, तुम्हारे लिए और कुछ सवाल है। ये चीजें अगर आप समझ पाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो ध्यान देना, अगर आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है, ये सिंगल सिंगल है अलग अलग कैरेक्टर के, इन्हें आप हैप्लॉइड बोलोगे। इन्हें आप क्या बोलोगे? हैप्लॉइड। ऐसा कौन होता है? पोलन। लेकिन अगर आपके पास यहां पे हैप्लॉइड का मतलब वन लोकस एक ट्रेट है, एक लोकस पर एक ट्रेट दे रखी है, लेकिन अगर आपको यह दे रखा है, तो इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप डिप्लॉयड बोलोगे, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा? एक लोकस पर, हर एक लोकस पर क्या है? दो ट्रेट है ना? ठीक है, चलो अगली कहानी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप ये लिख रहे हो या ये लिख रहे हो, या आप क्या लिख रहे हो? ये लिख रहे हो, तो इसे आप मोनोहाइब्रिड बोलोगे। अब आप मुझे सोच के बताओ, मोनोहाइब्रिड का मतलब, क्या मैं सिंगल लोकस नहीं लिख सकता? सिंगल लोकस विद टू ट्रेट। बता दो जरा, बता दो, क्या ये वाली बात बढ़िया नहीं लगी आपको? सिंगल लोकस विद टू ट्रेट। फर्स्ट वाले में दो बेटा, ट्रेट और हैप्लॉइड अलग अलग चीज है। देख मेरी बात समझ, यहां पे वन लोकस का मतलब मैं ईच लोकस लिख दूं,
हर एक लोकस पे दो ट्रेट है ना, देख जरा, इस पे दो है, इस वाले पर दो है, इस पर दो है, इस पर दो है, इस पर दो है, ये बात लिख रहा हूं, हर लोकस पर दो ट्रेट है ना। और अगर मैं आपको लिखूं डायहाइब्रिड, इसका मतलब ये हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, टू लोकस विद टू ट्रेट ईच। भाई डायहाइब्रिड का मतलब कितने लोकस हो गए, एक और दो, एक और दो, है ना। तो लोकस को हाइब्रिड से रिलेट करना आ रहा है। मोनोहाइब्रिड और हैप्लॉइड अलग अलग बात होती है। हैप्लॉइड का मतलब आपके पास सिंगल सिंगल प्रेजेंट होगा एक लोकस में, दिस इज हैप्लॉइड। मोनोहाइब्रिड का मतलब ये चीज एक कैरेक्टर की, एक लोकस की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने लोकस की बात हो रही है, तीन लोकस की बात हो रही है, तीन लोकस की बात हो रही है। अब मुझे बताओ, चलो लिखते हैं, गिव जीनोटाइप ऑफ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विद जीन ये एंड होमोजाइगस एट ऑल लोकस। मुझे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक लोकस पर आपको कितनी जीन लिखनी है, दो जीन लिखनी है। दूसरा, कितने लोकस दे रखे हैं बेटा, एक दो तीन, तीन लोकस दे रखे हैं। और क्या बोल रखा है, होमोजाइगस है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसे पढ़ने का तरीका है, इस भाषा को इस जीनोटाइप में बदला है। देख लो, आप पढ़ के देखो कितना मजा आ रहा है। बेटा संपा, तेरे को मोनोहाइब्रिड में पता है क्यों डाउट हो रहा है, तू मोनोहाइब्रिड देख, मेरी बात समझ। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक लोकस होता है, मोनोहाइब्रिड का मतलब ये नहीं होता। मोनोहाइब्रिड का मतलब ये एक लोकस के दो कैरेक्टर, चाहे होमो हो चाहे हेट्रो हो। अगर मैं लिखूं गिव जीनोटाइप, बताना मुझे जरा जीनोटाइप आप बता पाते हो, ऑफ थ्री लोकस जिनमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, जिसमें होमोजाइगस है एट टू लोकस और हेट्रो है एट सी, कैपिटल सी में हेट्रो है। बताओ, ये वाला बताओ। बस एक दो मिनट लूंगा, बस फिजिक्स की क्लास है, छोड़ रहा हूं। मैं ये भी लिख सकता हूं, बताओ, और ये भी लिख सकता हूं। मैंने ये तो लोकस बताया, ये भी तो होमोजाइगस है। ठीक है भाई, मैंने तो ये लोकस बताए हैं ना, इसकी होमोजाइगस तो ये वाली बात भी है। बढ़िया, ठीक है। बताओ भाई, मार्क द हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन। सिर्फ बेसिक पढ़ाया मैंने, कुछ पढ़ाया भी नहीं आज आपको, है ना, और बेसिक सा बताया मैंने। मार्क द डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड कंडीशंस। इज इट डिप्लॉइड, नहीं, देखो एक एक दे रखे हैं, एक एक लोकस पर हैप्लॉइड है, इट इज हैप्लॉइड। एक लोकस पर दो दे रखे हैं, डिप्लॉइड। ठीक है, इसमें कितने दे रखे हैं, देखो कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दो दो है ना एक एक लोकेशन पर, डिप्लॉइड। अब इसको डिप्लॉइड और डायहाइब्रिड बोलोगे, इसको डिप्लॉइड बोलोगे और मोनोहाइब्रिड बोलोगे। इस वाले में देखो जरा, क्या बोलूंगा मैं इसे, डिप्लॉइड। इसमें देखो एक दो तीन चार, डिप्लॉइड। इसमें हैप्लॉइड, है ना।
बहुत ही बढ़िया, आ गया समझ। कौन कौन हैप्लॉइड है? पहला, दूसरा, सेवंथ हैप्लॉइड है। बहुत बढ़िया। यस भट्ट बेटा थोड़ा सा रुक, नोट्स तो मिलेंगे, टेंशन ना ले। आजा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड कंडीशन? कौन सा इसमें से डिप्लॉयड कंडीशन में कर सकते हो? ये तो घर से कर लेना तुम, है ना, खुद ही कर लेना, अब तो कर लोगे, तुम समझदार बच्चे हो गए। डायहाइब्रिड कंडीशन विद डबल होमोजाइगस। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म डायहाइब्रिड कंडीशन विद डबल होमोजाइगस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये चीज देखना, ये तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, बस लास्ट चीज बता दी। अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई तो बेसिक बन गए। इन दोनों में क्या फर्क है? इसका जीनोटाइप बताओ। जीनोटाइप क्या आएगा सर? ये आएगा। इसका जीनोटाइप क्या आएगा सर? यही आएगा। फर्क क्या है? बोथ लोकस, लोकस कितने हैं? लोकस बताओ। लोकस सर 2। बोथ लोकस ऑन सेम क्रोमोसोम। जब दोनों लोकस सेम क्रोमोसोम पे हैं, इस पर क्या है? बोथ लोकस ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। आगे जाकर ये बात, आगे जाकर कई चैप्टर के बाद ये बात लिंकेज कहलाएगी। जब एक से ज्यादा लोकस एक क्रोमोसोम पर होते हैं तो उसे लिंकेज कहते हैं, और अगर अलग अलग पर हैं तो उसके लिए कंडीशन बनती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आगे जाकर पढ़ेंगे और कल से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उस सीक्वेंस में जो एनसीईआरटी लेगी इसे, पर ये बेसिक था, आपको मुझे पढ़ाना था। ठीक है, इसका मतलब लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीनोटाइप से कुछ नहीं पता चलता, क्रोमोसोम पर सेम पर है कि अलग है, ये अलग बात बनती है। ठीक है, यहीं पर इसको रोकते हैं। आप में से जिसको भी डाउट रहेगा उसमें चैट में लिख देना, मैं कल लाइव उसमें ले लूंगा, क्या नाम है, डाउट में ले लूंगा कि आपको ये डाउट था। आया समझ? अगर लोकस अलग अलग क्रोमोसोम पे रहे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, और अगर सेम पर रहे तो रहेगी। ठीक है, ठीक है। इस हफ्ते हम लोग जेनेटिक्स के साथ चलेंगे, आप प्लीज बने रहिए क्योंकि जेनेटिक्स इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्ट खोल देगी, दिमाग खोल देगी। पर पहले वाले पार्ट से क्वेश्चन कम आते हैं, पर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। नोट्स बनाए इसके, लिख लेना, कल रिकॉर्डेड आएगा, मैं आपको उसके साथ एंड रिटन दे दूंगा, कल वाले के साथ। ठीक है, अलग अलग लोग इस पे बेटा सेम। ठीक है, थैंक यू, बाय। ठीक है, जेनेटिक्स की जर्नी कल से प्रॉपरली स्टार्ट, आज बेसिक्स थे। थैंक यू।